चलिए, आज का लाइव क्लास जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। फटाफट आप लोग जो है वो जुड़ जाइए। और देखिए, अभी जो हमारा चल रहा है वो बिहार पॉलिटेक्निक का बैच चल रहा है, यानी ये वाला जो बैच है वो बिहार पॉलिटेक्निक के लिए है। पॉलिटेक्निक के लिए तो उन सभी बच्चे फटाफट आ जाइए जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी आ गए होंगे। ठीक है, जिन बच्चों का नाम लेंगे वो फटाफट बता दीजिएगा आप सभी आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। तो आज हम आपके कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि आप जो है वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक पूरा यूनिट जो है वो केमिस्ट्री का समाप्त करने वाले हैं। देखिए, कल का जो हम लोग का यूनिट था वो क्या था, तो कल का जो यूनिट था हम लोग जो है वो पहला यूनिट केमिस्ट्री का कर रहे थे, यानी केमिस्ट्री का हम लोग बिल्कुल फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़े तो मैटर पढ़े थे। मैटर पढ़े थे, और मैटर के साथ साथ और भी मैटर पे बहुत सारी चीज़ें हम आपको कल बताए थे। थोड़ा सा कल का अगर हम आपको लेके चलना चाहें तो थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं कि कल हम लोग जो है वो क्या क्या चीज़ कर लिए थे। अब देखो, जैसे कल पदार्थ देख लिए थे, रसायन विज्ञान में पदार्थ की संरचना प्रकृति, इसमें हम आपको बहुत सारी बातें बता दिए थे। पदार्थ का गुण के बारे में बता दिए थे। इसके बाद ये भी बात बता दी है कि पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में बता दिए थे कि कितनी अवस्थाएं होती है। 3 गो ठोस होता है, द्रव होता है, और क्या होता है गैस होता है। ये तीनों अवस्था के बारे में हम आपको जो है वो चर्चा कर दिए थे, और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी भी आपको समझा दिया गया था। इसके बाद हम आपको जो समझाए थे वो ये समझाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में चर्चा किए थे। और इसके बाद हम ये चर्चा किए थे कि जो इन स्टेज था ये कैसे कन्वर्ट हो रहा था एक से दूसरे में। जैसे जब द्रव से ठोस में बदल रहा था तो उसे जमना कह रहे थे, और जमना को इंग्लिश में यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन बताए थे। ठोस से गैस में जब हो रहा था तो इसे हम लोग क्या कह रहे थे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमिनेशन। गैस से द्रव में क्या कर रहे थे तो इसको हम लोग वेपराइजेशन, ठीक है, यानी इसको माफ करना संघनन, क्योंकि वेपराइजेशन तो द्रव से गैस में होता है, वेपराइजेशन इधर से होता है। तो ये वाला सारा कल हम सबसे इम्पोर्टेंट बताए थे। इसके बाद फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमिनेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन सभी के बारे में कल हम लोग चर्चा जो है वो कर चुके थे। इसके अलावा तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में भी हम लोग चर्चा जो है वो कर लिए थे। लेकिन हम आपको बताए थे कि मिश्रण का और चर्चा करेंगे, लेकिन फिर कभी एक अलग जो है वो हम यूनिट में उसको स्पेशल करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा हम लोग मिश्रण जो है वो चर्चा करेंगे। तो फटाफट बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन लोग आ गए हैं। आज का एक नया चैप्टर लेंगे, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा, और ये टॉपिक आज हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसको जो इंग्लिश नाम है उसे कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं निधि आ गई हो, निधि जरा बता देना निधि आ गई हो। प्रेमलता ओके। अनिल आ गया है, अनिल, ठीक है, अनिल भी आ गया है, अनिल आ गया है, ओके। अभिषेक आ गए हो, अभिषेक बता दो जरा, अभिषेक आ गया है। शुक्ला जी आ गए हैं, शुक्ला जी। और एक और है आप अमन, ओके, अमन आप भी आ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अभिनय दुबे उम्मीद करते हैं आप भी आ गए होंगे। सभी लोग आ गए होंगे और इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, ठीक है। हम आपकी कमेंट को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप मुझे बता दीजिएगा कि हाँ सर ये बातें हमें समझ में नहीं आई हैं, हम आपको रिपीट कर देंगे। तो अब सबसे पहले ये जानेंगे कि सर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे परमाणु संरचना में। तो देखो, परमाणु संरचना में सबसे पहले हम लोग अणु के बारे में पढ़ेंगे। अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु यानी कि एटम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल इसको कहते थे, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। इसके अलावा डाल्टन का जो हम लोग परमाणु सिद्धांत देखते हैं, तो डाल्टन्स का हम लोग एटॉमिक थ्योरी देखेंगे, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी देखेंगे। इसी में हम लोग क्या देखेंगे तो थॉमसन का परमाणु संरचना भी देखेंगे, थॉमसन का परमाणु संरचना भी देखेंगे, और क्या देखेंगे तो आपको हम बता दें इस चैप्टर में और क्या क्या देखेंगे। तो और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, यानी थॉमसन एटॉमिक मेथड तो बता ही दिए। रदरफोर्ड के बारे में भी देखेंगे, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड की परमाणु संरचना देखेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है
तो ऑर्बिट्स देखेंगे, ऑर्बिट्स क्या होता है, कक्षा क्या होता है। और क्या देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको आप हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। इसके अलावा संयोजी इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यानी जिसको आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब वो टॉपिक है जो हम लोग चर्चा करेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी यानी कि जिसको हिंदी में संयोजकता कहते हैं, संयोजकता क्या होता है वो चीज़ देखेंगे। इसके अलावा एटॉमिक नंबर देखेंगे, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एटॉमिक नंबर बोलेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है इस चैप्टर में देखेंगे। और हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, तो एटॉमिक वेट दे सकते हैं, मास नंबर दे सकते हैं, जिसको द्रव्यमान संख्या आप कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो मास नंबर कहते हैं। मास नंबर हम लोग इसी चैप्टर में देखने को हमको मिलेगा। इसके अलावा आइसोटॉप्स एंड आइसोबार यानी कि समभारिक और समस्थानिक ये भी देखेंगे। तो समस्थानिक को हम लोग आइसोटॉप कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं, आइसोटॉप्स भी इस चैप्टर में देखेंगे। और इसको आइसोबार कहते हैं ना, तो इसको आइसोबार कहते हैं, आइसोबार्स भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इतना सारा। अच्छा, एक और होता है सम न्यूट्रॉनिक, जिसको आप लोग आइसोटोन कहते हो। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक एक होता है जिसको आप लोग आइसोटोन्स कहते हो। तो आइसोटोन्स भी इसी चैप्टर में हम लोग को देखना है। ठीक है, इसी चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, आइसोटोन्स भी देखने हैं। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन के बारे में। जैसे न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन के बारे में। जैसे पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन या पाई मेसन का भी नाम आप लोग सुने होंगे। पाई मेसाब क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, और क्या चर्चा करेंगे, न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो के बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इतना सारा इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, मतलब बहुत एक लंबा ये आपका जो है वो चैप्टर है। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो समझिएगा केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बटन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपके कमेंट को अब हम नहीं पढ़ेंगे और आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से इसको चैप्टर को आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अक्सर आते जाते रहते हैं। तो हम लोग जो है हेडिंग डाल दिए होंगे आप लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप हेडिंग जो है वो डाल ही दिए होंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना में सबसे पहला टॉपिक हम लोग करेंगे अणु के बारे में। अणु क्या होता है, यानी जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको बता दें, पदार्थ का वह छोटा भाग, पदार्थ का वह छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। और एक बात और खास बात है, और इसमें मूल पदार्थ का गुण होता है, इसमें मूल पदार्थ का गुण होता है, इसमें मूल पदार्थ का गुण भी होता है। और आपको बता दें सबसे खास बात, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु किसे कहा जाता है, तो अणु का डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको जो है वो दिख रहा होगा। पदार्थ का वह छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और इसमें मूल पदार्थ का गुण जो है वो अवेलेबल रहता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन सबसे खास बात है जो नोट के तौर पे लिख लीजिएगा, अणु यानी मॉलिक्यूल किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी कि जो अणु है वो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये बात आपको यहाँ पे याद जो है वो रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अणु जो है वो इतना ही छोटा था, इससे ज़्यादा आपका अणु के बारे में चीज़ें जो है वो नहीं है। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा परमाणु, छोटे छोटे जो है आपको डेफिनेशन वो सब थोड़ा सा पहले करते चलते हैं।
एटम्स के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एटम्स क्या होते हैं, परमाणु किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको अणु से ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि परमाणु में सबसे पहला बात आपको ये याद रखना है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। देखिए, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो एक डेफिनेशन ये आप लिख सकते हैं, पदार्थ का वह छोटा भाग, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कह सकते हैं, सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, नहीं रहता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। किंतु देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा था अणु, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और वह सूक्ष्मतम कण होते हैं, इसे वो क्या कहते हैं, तो परमाणु कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। इन्हीं सभी चीजों को परमाणु कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। एक बात यहाँ पे आप और याद रखिएगा, किसी परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। किसी परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। आपको उस इलेक्ट्रॉन से बड़ा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन से बड़ा क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, यानी इससे बड़ा न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए, तीन चीज यहां से आपको सीखने को मिला और तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रोटॉन से बड़ा न्यूट्रॉन। ये आप जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, पूछा जाता है, अक्सर जो है वो पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन जब हम लोग देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा यहाँ कर लेते हैं, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में भी। तो अब थोड़ा सा हेडिंग डाल देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो, आपको अभी थोड़ा देर पहले पता चला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो परमाणु का एक सबसे छोटा कण होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की पूछेगा, तो इसकी खोज लिखिएगा, इसकी खोज जे थॉमसन ने किया, थॉमसन ने किया था। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन किए थे। आपको बता दें, यह एक ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है। देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो ये ऋण आवेश होता है, निगेटिव होता है, और यह परमाणु के नाभिक के चारों चक्कर लगाता रहता है। ये बात लिख लीजिएगा, यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे परमाणु कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार का, ऐसा मान लीजिए हमारा ये जो है वो एटम है, परमाणु है। और परमाणु, अभी हम आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इसके चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वृत्तीय कक्षाओं में हमेशा चक्कर लगाता रहता है। और इसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसको नाभिक कहते हैं, इसको वृत्तीय कक्षा कहते हैं। तो ये वृत्तीय कक्षा है, आप इसको बाहरी कक्ष भी कहते हैं, और जबकि ये आपका क्या है, तो नाभिक है। ये क्या है, नाभिक। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, तो दो चीज दिखाई दे रहा है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। और वृत्तीय कक्षा में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, तो निगेटिव। प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कैसा है, तो ये आवेशीन होता है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता है। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा,
अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और अगर ग्राम में लिखेंगे तो 9.1 गुना 10 का पावर 31 है ना, तो 3 घट जाएगा तो 28 ग्राम हो जाएगा। इतना ग्राम होता है, दोनों में याद रखिएगा, ग्राम में भी और इसमें भी। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है, तो -1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम, सी से कूलाम को लिखते हैं। तो आवेश अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये बात आप हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल आपको बात जो है वो याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है। वहीं पे अगर मान लीजिए प्रोटॉन के अगर हम लोग बात करेंगे, प्रोटॉन का, ठीक है ना, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन का मास की बात करेंगे, तो 1.672 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 27 kg होता है, -27 kg होता है। ये प्रोटॉन का क्या होता है, मास होता है। और प्रोटॉन का अगर आवेश की बात करोगे, प्रोटॉन का अगर आवेश की बात करोगे तो प्रोटॉन का आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता है, वो माइनस में तो ये प्लस में 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम होता है। तो ये बात आपको जो है वो यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की बात करोगे तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो वही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, 1.672 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -27 kg। लेकिन इसका जो आवेश होता है वो शून्य होता है, 0 होता है, आवेश होता ही नहीं है। तो ये आप सारा का सारा थोड़ा सा इसको उतार लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उतार लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश उतार लीजिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान उतार लीजिएगा, प्रोटॉन का आवेश उतार लीजिएगा, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उतार लीजिएगा, न्यूट्रॉन का आवेश होता नहीं है, ये उतार लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बात आपको यहाँ पे समझना की बहुत ज़्यादा जो है वो आवश्यकता है, ठीक है ना। अब कुछ बात और हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बाद में भी उतार सकते हैं, ठीक है ना, और लगे हाथ आप उतार ही लीजिएगा और मुझे पिक्चर भी सेंड करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आइए अगला हम बात करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, और इलेक्ट्रॉन के बारे में और आपको आगे बता दें कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1838वां भाग होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि एक बात बताइए, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितने के बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो 1/1838 के बराबर होता है। अब देखिए कुछ प्रोटॉन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटॉन के बारे में सबसे पहला बात इसकी खोज। तो प्रोटॉन का जो खोज है वो कौन किए थे, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, ठीक है, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। लेकिन इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी थे वो रदरफोर्ड दिए थे। कौन दिए थे, रदरफोर्ड जी दिए थे। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। रदरफोर्ड भी आंसर हो सकता है, गोल्डस्टीन भी हो सकता है प्रोटॉन की खोज में, ठीक है। और प्रोटॉन एक कैसा कण है, तो धन आवेशित कण है। यह एक धन आवेशित कण है, धन आवेशित कण है। इसका द्रव्यमान आपको बता दिए ऊपर वाले में, और ये परमाणु के नाभिक के केंद्र में रहता है, परमाणु के नाभिक के केंद्र में रहता है। क्योंकि ऊपर वाले डायग्राम में हम आपको अभी समझाए थे, ये हमारा नाभिक है, नाभिक के केंद्र ये वाला है, ये पूरा नाभिक है, ये केंद्र है आपका, और ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन तो अंदर में है ना, तो वही यहाँ पे कह रहा है वो कहाँ रहता है, तो अंदर में रहता है। बाकी यहाँ पे मास उस सब आपको दिखा दिए। अगला जो हमारा है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की सबसे पहले खोज
तो न्यूट्रॉन का जो खोज है वो जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। और यह आवेशहीन कण है, आवेशहीन कण है, मतलब इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। और ये भी परमाणु के केंद्र में रहता है, परमाणु के केंद्र में रहता है। जहां पे प्रोटॉन रहता है वहीं पे ये भी रहता है। इसका द्रव्यमान आपको बता दिए थे, परमाणु के प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के केंद्र में रहता है, आपको बता दिए थे। और न्यूट्रॉन भी रहता है, दोनों का दोनों रहता है। इमेज में आपको दिखाया अभी थोड़ा देर पहले कि अगर परमाणु का केंद्र है तो केंद्र में प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है। बाहर में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये चारों तरफ घूमता रहेगा। एगो छोटा सा पाई मेसोन के बारे में एक लाइन देख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि पाई मेसॉब क्या होता है। आपको बता दें, सबसे पहले इसकी जो खोज है वो युकावा द्वारा किया गया था। युकावा द्वारा किया गया था, ठीक है। इस पर कोई आवेश नहीं रहता है, ये भी आवेशहीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश इस पर भी नहीं होता है। सबसे खास बात है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 274 गुना होता है। लिख लीजिएगा, इसका द्रव्यमान किसका, पाई मेसॉब का, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की तुलना में 274 गुना अधिक होता है, 274 गुना अधिक होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे जो है वो याद रखना है, 274 गुना क्या होता है, अधिक होता है। एक होता है पॉजिट्रॉन, वो भी लिख लीजिएगा। एक होता है पॉजिट्रॉन। ये सब देखिए ज़्यादा समझना नहीं है, एक दो लाइन आपको देख लेना है, यहीं से एक दो लाइन से क्वेश्चन कभी कभी जो है वो आ सकता है। पहला बात कि इसकी खोज किसने किया, कलर चेंज कर देते हैं, एक ही कलर आपको डिस्टर्ब करेगा। तो इसका जो खोज है वो किए थे एंडरसन द्वारा किया गया था, एंडरसन द्वारा इसकी खोज किया गया था, एंडरसन के द्वारा किया गया था। और इस पर धन आवेश रहता है, इस पर कैसा आवेश रहता है, धन आवेश होता है। लेकिन सबसे खास बात क्या है, याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान शून्य होता है, द्रव्यमान शून्य होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से किसका द्रव्यमान शून्य होता है, पाई मेसॉन का, पॉजिट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन का, या प्रोटॉन का, या न्यूट्रॉन का। इसके बाद देखिए एक और होता है, उसको हम लोग न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो क्या है, तो सबसे पहले तो इसका हम लोग खोज देखेंगे, इसकी खोज किसने किया था। तो न्यूट्रिनो की जो खोज है वो किए थे पाउली द्वारा जो है वो किया गया था, ठीक है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, माने आवेशहीन होता है। और ना ही द्रव्यमान होता है, यानी द्रव्यमान भी शून्य होता है, द्रव्यमान भी क्या होता है, शून्य होता है। तो द्रव्यमान भी शून्य होता है, आवेश भी नहीं होता है। और इसका खोज कौन किए थे, पाउली। बस यही तीन लाइन जो है आपको इसका याद रखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो सब बच्चा याद रखता है, लेकिन खास बात है पाई मेसॉब कौन याद रखेगा, पॉजिट्रॉन कौन याद रखेगा, न्यूट्रॉनों को याद रखेगा। जो बच्चे ये तीनों याद रखेंगे उन्हीं का थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा चीज आपको जानकारी के तौर पे आपको दिखाई यहाँ पे देगा। तो उम्मीद करेंगे इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो आप लिख लिए होंगे। कोई दिक्कत नहीं रही आपको? अभिषेक, प्रेमलता शुक्ला जी, अमन कश्यप, कोई दिक्कत नहीं। अनिल, चलिए आप सब जो है इसको समझ रहे होंगे, लिख भी लिए होंगे, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब सबसे पहले अब यहाँ पे अब हम लोग अलग अलग जो परमाणु का सिद्धांत है उन परमाणु सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे।
तो परमाणु सिद्धांत में सबसे पहला जो हम लोग को चर्चा करना चाहिए वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का चर्चा करना चाहिए। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से इंग्लिश में कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है समझिएगा। देखिए, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, यानी परमाणु विभाजन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज ये बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा आपको पता है परमाणु का विभाजन हो चुका है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो इनकी थ्योरी जो है वो गलत साबित हो गई थी। तो डाल्टन जी क्या बताए थे? डाल्टन बताते हैं कि डाल्टन के अनुसार परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो इसका क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। लिख लीजिएगा, डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार परमाणु का ना तो निर्माण संभव है ना ही अंत। ऐसा कौन बोले थे? तो ऐसा बोले थे डाल्टन जी। और डाल्टन जी एक बात और बोल के गए थे, वो उन्होंने क्या बोला था? परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है। लेकिन आपको पता है आगे चल के परमाणु का विभाजन हुआ, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक हो गया। ये जो है थ्योरी फेल हो गया था। तो दूसरा थ्योरी आया थॉमसन का परमाणु संरचना। तो दूसरा हेडिंग डालिएगा थॉमसन का परमाणु संरचना। अभी थॉमसन के परमाणु संरचना क्या है थोड़ा सा समझिएगा। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋण आवेशित कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि पूरा परमाणु उदासीन हो जाता है। यानी इनके अनुसार परमाणु जो है वो क्या है, उदासीन है। थॉमसन जी के अनुसार, थॉमसन जी ने बताया परमाणु कैसा है, उदासीन है। परमाणु उदासीन है। ऐसा कौन बताए थे? थॉमसन जी बताए थे। थॉमसन, जे थॉमसन। उन्होंने यहाँ पे एक बात और बताया है जो आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए। थॉमसन जी ने बताया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला है, एक धन आवेशित गोला है जिसमें ऋण आवेशित कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि जिसमें ऋण आवेशित कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि पूरा परमाणु उदासीन हो जाए। पूरा परमाणु उदासीन हो जाए। तो ऐसा बात कौन बोले थे? जे थॉमसन जी बोले थे। ठीक है, थॉमसन जी ने ये बात जो है वो बताया था। लेकिन इससे भी आगे चल के एगो महान थ्योरी आया जो सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हुआ था। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था रदरफोर्ड का थ्योरी। तो हेडिंग डालिएगा रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत हेडिंग डाल दीजिएगा। रदरफोर्ड से एटॉमिक मेथड। अच्छा, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत जो है वो क्या है आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पता होगा। ठीक है, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक के केंद्र में होता है, ऐसा आपको रदरफोर्ड जी बताया था। एग्जैक्टली क्या आपको पता होगा, ये सोने के पतले परत पर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो ये सोने के पतले परत पे क्या किए थे, एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें एक अल्फा कण जो है यहाँ से पास करवाए थे, जिसमें उनको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट यहाँ से अलग अलग प्रकार का एनालिसिस जो है वो निकाले थे,
जिसमें से उनको ऐसा लगा था कि कुछ पार्ट जो है इसका जो रे है, कुछ पार्ट जो है इससे बिल्कुल आर पार चला गया था, कुछ जो है वो लौट के वापस आ गई थी, कुछ जो है वो अलग बगल भाग गया था, ऐसा हो गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे सपोज कर लो ये अगर आपके पास एक नाभिक है, एक परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो अल्फा कण से जब हम इस पर स्ट्राइक करवाएं तो अल्फा कण का ज़्यादातर पार्ट आर पार चला गया, मतलब परमाणु में थोड़ा बहुत स्पेस है, यानी इसके बीच में गैप होता है, जगह होता है, आर पार जा सकता है, पूरा सॉलिड नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात इनको क्या आया था, आपको ये बात तो पता ही होगा कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है और यहाँ न्यूट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी माइनस। तो ये माइनस है। अब ये जो है आप समझिएगा ज़रा ध्यान से, ये कण यहाँ पे गया और यहाँ से वापस आ गया, तो पता होगा प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, नहीं प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करवाते हैं। तो समझ सकते हैं कि अंदर में प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस होगा। तो इस प्रकार से वो बहुत सारी बातों को जो है वो निकाल के सामने लाए थे। उसी में से कुछ बात जो आपके एग्जाम में आता है लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, जो बोल देते हैं। रदरफोर्ड की परमाणु संरचना के अनुसार परमाणु एक नाभिक होता है, परमाणु एक नाभिक होता है, परमाणु एक नाभिक होता है जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश केंद्रित होता है, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश केंद्रित रहता है, तथा कुल धनावेश केंद्रित रहता है, केंद्रित रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे ऐसा होगा हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। कि ये जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर में क्या है, तो प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ विद्युतीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। ये प्लस है, ये क्या है, आवेशीन है, ये माइनस है। थोड़ी देर में आपको यहाँ पे हम आपको और चर्चा करेंगे, जब ऑर्बिट वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको और थोड़ा सा क्लियर जो है वो होगा। एक बात यहाँ पे और आप लिख लीजिएगा, जो ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। लिख लीजिएगा, ऋण आवेशित कण नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये जो है वो घूमते रहता है नाभिक के चारों ओर, ठीक है ना। और एक बात और यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो रदरफोर्ड जो है वो बताए थे, उन्होंने देखा था कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की अपेक्षा नगण्य होता है। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन के अपेक्षा नगण्य होता है। यानी जो आप देख सकते हैं, जो नाभिक है, जैसे ये आपका पूरा परमाणु हो गया, ये आपका पूरा परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर छोटा सा एक क्या है, एक नाभिक है, आप देख सकते हैं। ये नाभिक जो है पूरे परमाणु कंपेरिजन में बिल्कुल नगण्य होता है, इसका वैल्यू नहीं होता, बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। तो परमाणु की त्रिज्या कितना होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये बात आप लिख लीजिए, परमाणु की त्रिज्या जो होती है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, वो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है 10⁻⁻10 मीटर। लिख लीजिएगा 10⁻⁻10 मीटर। और एक बात और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितना होती है। नाभिक की त्रिज्या भी लिख लीजिए, नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ये दोनों आपको बात समझ में आ रहा होगा। और आप इससे कंपेरिजन में इसको देखेंगे तो बिल्कुल नगण्य होता है, लगभग न के बराबर होता है, यानी कि होता ही नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल
होता ही नहीं है, आप ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बात थोड़ा सा और कर लेते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था नील्स बोर का, तो उनका भी आप लिख लीजिएगा, छोटा सा है, एक और लिख लीजिए, नील्स बोर एक्सपेरिमेंट। नील्स बोर जी नामक जो विद्वान थे वो परमाणु मॉडल दिए थे। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ऐसा लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसमें कुछ ऊर्जा होती है। आप एक बात बताइए, और एक बात और यहाँ पे लिख लीजिएगा, तब आपको समझा देते हैं। यह ऊर्जा का स्तर केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है। केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। मतलब देखिए, रदरफोर्ड तो ये बात बता दिए थे कि एक हमारे पास जो एटम है, जो परमाणु ऐसा गोल है, इसके अंदर एक नाभिक में चारों तरफ, यहाँ पे अंदर में प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। यहाँ पे प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ, किसी भी चीज़ों को घूमने के लिए एनर्जी की जरूरत है। बिना एनर्जी के बिना कोई चीज़ थोड़ी घूम सकता है। अगर नहीं तो कुछ समय के बाद इसका एनर्जी कम हो जाता है, और कम होकर ये जाते जाते जो है वो धीरे धीरे एनर्जी कम होता, तो इनका डिस्टेंस घटता और ये जाके अंदर चल जाता, और इस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। एटम रहता ही नहीं, तो ये फट जाता, बर्बाद हो जाता, जबकि ये जो है बर्बाद तो होता नहीं है। इसलिए ऐसा नील्स बोर जी बताए थे कि केंद्र से दूरी बढ़ने पर इनका जो ऊर्जा का लेवल है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आज हम लोग दो टॉपिक यहाँ पे कम से कम और करेंगे। एक करेंगे परमाणु संख्या के बारे में, जिससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है। हम आपको कल न्यूमेरिकल भी इस पे बेस करवाएंगे। तो परमाणु संख्या आप हेडिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा, परमाणु संख्या हेडिंग डाल दीजिएगा। परमाणु संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा, परमाणु संख्या क्या होता है देखिएगा। देखिए, किसी पदार्थ के नाभिक में उपस्थित, लिखिएगा, किसी पदार्थ के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। एटॉमिक नंबर यानी जो भी हमारे पास पदार्थ के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। जैसे ये हमारे पास एक नाभिक अगर है मान लो, और नाभिक अगर ये है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, इसके अंदर जो यहाँ प्रोटॉन है, तो जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी उसे क्या कहते हैं, हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। एक बात आपको यहाँ पे बता दें कि जैसे इसमें क्या होता है कि जो जितना परमाणु संख्या जो है आपका, जितना प्रोटॉनों की संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, +1.6 × 10⁻20 -90 कूलम, आपको बताया गया था। ठीक है, और इसका जो होता है ये तो प्रोटॉन का है, ठीक है ना, +1.6 × 10⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 गुना। तो ये दोनों संख्या में जब बराबर रहेगा तो दोनों आपस में मिलके प्लस माइनस खत्म हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, उदासीन बन जाता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, उदासीन होता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है ना। अतः उदासीन स्थिति में किसी परमाणु संख्या क्या कहा जा सकता है, देखिएगा, उदासीन स्थिति में परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या
बराबर एक और की लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। हम आपको थोड़ी देर में आपको जो है न्यूमेरिकल करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा, इसको जेड से सूचित किया जाता है एटॉमिक नंबर को, तो इसलिए यहाँ पे आप जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बराबर में ई, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका परमाणु संख्या। आइए अब हम लोग बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है ना, ये मास नंबर, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो पहले लिख लीजिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। लिखिएगा, परमाणु द्रव्यमान में लिखिएगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि अगर हम लोग परमाणु द्रव्यमान को ए से लिखेंगे तो ए बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्लस में क्या थी का, न्यूट्रॉन की संख्या। सिंपल। तो यही इसका डेफिनेशन है किसका, परमाणु द्रव्यमान का। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और भरपूर बनते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ख्याल क्या करना है, रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसका आपको पीडीएफ जो है वो सेंड कर देंगे, आप परेशान मत होइएगा। पीडीएफ हम आपको जरूर सेंड कर देंगे। तो कहीं आप थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं तो कहीं मान लीजिए कि आपका छूट भी गया होगा, तभी कोई बात नहीं है, आप पीडीएफ से इसको क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा आप देखेंगे, स्टार्टिंग में हम आपको टॉपिक की चर्चा किए थे। अब इसी में हम आपको और क्या चर्चा किए थे, आइसोटॉप का और आइसोबार का भी चर्चा किए थे। तो उन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी एक आप यहाँ पे थोड़ा सा अब और क्या पढ़ लीजिए, आज समस्थानिक पढ़ लीजिए, समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या समान, यानी कि लिखिएगा, समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। अगर द्रव्यमान संख्या भिन्न है और परमाणु संख्या समान है तो वैसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। अब हम आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देते हैं। समस्थानिक के एग्जाम्पल देखिए। आपको पता होगा कि दुनिया में केवल एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है, जिसके समस्थानिकों के नाम अलग हैं, यानी इसका जितना समस्थानिक होता है सबका नाम अलग अलग होता है। आपको सर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो 3 समस्थानिक है। पहला समस्थानिक को प्रोटियम कहा जाता है, जो दूसरा समस्थानिक होता है उसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, और जो तीसरा समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का उसे ट्राइटियम कहा जाता है। अब विचार कीजिएगा, हाइड्रोजन जब है तो सभी में H आप लिख सकते हो, तो इसमें भी H रहता है, इसमें भी H रहता है, इसमें भी H रहता है। इसका क्या मतलब हुआ,
ये सबको हाइड्रोजन को हम किससे लिख रहे हैं, तो एच से लिख रहे हैं। इसमें एक होता है, यहाँ भी एक होता है, और इसमें यहाँ एक होता है, यहाँ ये दो होता है, इसमें यहाँ एक होता है, इसमें यहाँ क्या होता है, तीन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, क्या बता सकते हैं? इसका क्या मतलब हुआ बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं तो थोड़ा सा बताइए। न्यूट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए तो इसमें आपको थोड़ा सा आप बताने का आपको मौका जो है वो मिलेगा। आप बताइए इसमें एक क्या है, ये वाला और ये वाला क्या है, दो क्या है, एक क्या है, तीन क्या है, एक क्या है, जरा बताइए। तो आप बता सकते हैं क्या? आप बता सकते हैं? बता सकते हैं तो थोड़ा सा बताइए। ये पहला वाला का एक और एक का क्या मतलब है, दूसरा वाला का एक और एक का क्या मतलब है? चलिए हम आपको बता देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना। हम आपका इंतजार कर रहे हैं आंसर का। देखो इसमें एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है पहली बात, और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यानी इसमें न्यूट्रॉन बराबर जीरो है। आप कहोगे सर कैसे जीरो है? हम अभी आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा और आगे देख लीजिए। पहले दूसरा वाला में देखिएगा, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, तथा एक न्यूट्रॉन है, तथा एक क्या है, न्यूट्रॉन है। अब एक और देखिएगा तीसरा, इसमें जो है वो एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, और सबसे खास बात है कि इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो दो है, यानी दो न्यूट्रॉन है। कैसे, थोड़ा सा देखिए। थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे ए बराबर क्या होता है, ऊपर आके जरा देखिए, ए बराबर P प्लस एन, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, यही होती है ना, प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, ये बराबर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये भी एक था और ये भी एक था, और यहाँ से अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकाला जाए तो ये a माइनस पी हो जाएगा, यानी एक माइनस एक बराबर जीरो पहला में। दूसरा में देखिए दो माइनस एक कीजिएगा तो दो माइनस एक बराबर कितना आ जाएगा, एक। तीसरा में तीन माइनस एक कीजिएगा कितना आ जाएगा, दो। तो वही इसमें देखिए जीरो है, इसमें एक है, इसमें क्या है, दो है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ पे ये बात आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, तीनों का नाम अलग अलग है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम। और आप लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड का नाम सुने होंगे, D2O, भारी जल जिसे कहा जाता है, भारी जल। तो भारी जल जो होता है D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसमें यही हाइड्रोजन का दूसरा जो समस्थानिक है उसका यूज हुआ है, ड्यूटेरियम का यूज हुआ है। D2O का इसमें क्या होता है, यूज होता है। ये बात आपको जो है यहाँ पे पता चल गया होगा। यहाँ पे अगला हेडिंग डालिएगा, संभारिक। संभारिक, संभारिक को क्या कहते हैं, तो आइसोबार्स कहा जाता है, आइसोबार्स कहा जाता है। ये आइसोबार्स क्या होता है, संभारिक क्या होता है, बहुत आसान बात है। अलग अलग तत्वों के ऐसे, अलग अलग तत्वों के, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या, जिनके द्रव्यमान संख्या, जिनके द्रव्यमान संख्या समान, समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। देखिए इसके पहले वाले में परमाणु संख्या समान करवाए थे, समस्थानिक में, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान करवाए थे, लेकिन यहाँ पे परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, किसमें, संभारिक में। संभारिक में जो है वो भिन्न भिन्न है। और इसका जो है आप एग्जांपल दे सकते हैं, AR जो होता है अर्गम, यहाँ 40 होता है, यहाँ 18 होता है। या तो आप K का भी एग्जांपल दे सकते हैं, 40 और 19, या आप कैल्शियम का एग्जांपल दे सकते हैं, 40 और 20, 40 और 20।
तो ये जो 20 होता है ये आप कह सकते हो प्रोटॉन की संख्या होती है, और ये जो है वो घटेगा, ये 40 है, ठीक है ना। 40 क्या है, तो एटॉमिक मास है आपका। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये 40 है, और ये वाला भी 40 है, ये वाला भी 40 है, तीनों क्या है, समान है। लेकिन नीचे वाला सारा बदल गया। नीचे वाला बदलने का मतलब कि परमाणु संख्या न, इसको आप कहते थे परमाणु संख्या चेंज हो गया, लेकिन ये आपका वही रहा 40 40 और 40। तो इस प्रकार से इसे आप क्या कह सकते हैं, समभारी कह सकते हैं, समभारी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग हो गया है। एक और आज हम लोग आखिरी पढ़ते चलेंगे लास्ट में, उसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइसोटोन्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है, आइसोटोन्स। देखिए भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कर रहे हैं। आप इसे कुछ एग्जांपल्स आए तो लिख सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक के कुछ एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। SI 30 और यहाँ पे 14, फिर P 31 और 15, और कह सकते हैं S 32 और 16, 32 और 16। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो। अब सब में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। आपको सर कैसे, देखिए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं कैसे बराबर है, थोड़ा सा समझिएगा। पहला वाला आपका कितना है, पहला वाला है कितना, SI 30 और 14, तो 30 में से 14 घटाओ, कितना आ जाएगा, 16। यही ना 16 न्यूट्रॉन है जी। दूसरा कितना है, 31 - 15 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 16। तीसरा कितना है, 32 - 16, 16 दूनी 32, 16। सब में देखिए 16 है यार। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आई कि नहीं आई, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है तो क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। तो एक बात यहाँ से क्लियर कर लो, समस्थानिक का मतलब परमाणु संख्या समान रहेगा, समभारी का मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर रहेगा, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन संख्या क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देख लो जरा आज के क्लास में हम लोग क्या क्या कर लिए। एक अच्छा खासा जो है वो हम लोग कर चुके हैं आज के क्लास में। जैसे जो हम आपको टॉपिक आज लिखवाए थे, तो टॉपिक में क्या क्या हो गया, तो देखिए अणु हो गया। अणु आपको बताए थे ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। परमाणु क्या होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं लेकिन पार्टिसिपेट करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बता दिए, थॉमसन भी बता दिए, ठीक है, थॉमसन भी आपको बता दिए। इसके अलावा और क्या बता दिए, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बता दिए, और इसके अलावा क्या बता दिए, यहाँ पे परमाणु संख्या बता दिए, द्रव्यमान संख्या बता दिए, इलेक्ट्रॉन बता दिए, प्रोटॉन बता दिए, न्यूट्रॉन आपको बता दिया गया है, पाई मेसॉन बता दिया गया है, पॉजिट्रॉन बता दिया गया है। तो इतनी बातें आपको हो गई हैं। अब देखो अगर आज ही बता देंगे तो कंफ्यूज करोगे, क्योंकि ये सब और समझने वाला चीज़ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझने वाला चीज़ है, कोर क्या होता है समझने वाला चीज़ है, संयोजकता क्या होता है समझने वाला चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाएंगे, ऑर्बिट समझाएंगे, ये सब समझने वाला बहुत ज़्यादा है जो आपके एग्जाम में भी आएंगे। लेकिन समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक आपका पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से ये चैप्टर में आपका आधा से ज़्यादा चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो आधा बचा हुआ है कल के क्लास में हम आपको इसको क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, फिर तो अब आपसे विदा लेते हैं। कल हम मिलेंगे आपको सेम टाइम पे। थैंक यू निधि, अभिषेक थैंक यू, अनिल धन्यवाद, ठीक है, आपको भी अभिषेक, शुक्ला जी आपको भी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल सेम टाइम पे 1 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। धन्यवाद।